रेडियो मिर्ची प्रेजेंट्स एक पुरानी कहानी। रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पे आप सुनिए सादत हसन मिंटो का अफसाना बुर्के। प्रोड्यूस्ड बाय अंकित शर्मा और आवाज है आरजे साइमा की। ज़हीर जब थर्ड ईयर में दाखिल हुआ तो उसने महसूस किया कि उसे इश्क हो गया है, और इश्क भी बहुत अशद किस्म का, जिसमें अक्सर इंसान अपनी जान से भी हाथ धो बैठता है। वो कॉलेज से खुशखाश वापस आया कि थर्ड ईयर में ये उसका पहला दिन था। जो ही वो अपने घर में दाखिल होने लगा, उसने एक बुर्कापोश लड़की देखी जो टांगे में से उतर रही थी। उसने टांगे में से उतरती हुई हजारों लड़कियां देखी थी, मगर वो लड़की जिसके हाथ में चंद किताबें थीं, सीधी उसके दिल में उतर गई। लड़की ने टांगे वाले को किराया अदा किया और ज़हीर के साथ वाले मकान में चली गई। ज़हीर ने सोचना शुरू कर दिया कि इतनी देर वो उसकी मौजूदगी से गाफिल कैसे रहा। असल में ज़हीर आवारा दिल नौजवान नहीं था, उसको सिर्फ अपनी जात से दिलचस्पी थी। सुबह उठे, कॉलेज गए, लेक्चर सुने, घर वापस आए, खाना खाया, थोड़ी देर आराम किया और अपने पाठ दोहराने में मसरूफ हो गए। यूं तो कॉलेज में कई लड़कियां थी उसकी क्लास की, मगर ज़हीर ने कभी उनसे बातचीत नहीं की थी। ये नहीं कि वो बड़ा रूखा फीका इंसान था, असल में वो हर वक्त अपनी पढ़ाई में मशगूल रहता था। मगर उस रोज जब उसने उस लड़की को टांगे पर से उतरते देखा तो वो पॉलिटिकल साइंस का ताजा सबक बिल्कुल भूल गया। ख्वाजा हाफिज के तमाम नए अशार के मतलब उसके जहन से फिसल गए और वो इन हाथों के बारे में सोचने लगा जिनमें किताबें थीं। पतली पतली सफेद उंगलियां, एक उंगली में अंगूठी, दूसरा हाथ जिसने टांगे वाले को किराया अदा किया वो भी वैसा ही खूबसूरत था। ज़हीर ने उसकी शक्ल देखने की कोशिश की, मगर नकाब इतना मोटा था कि उसे कुछ दिखाई ही न दिया। लड़की तेज तेज कदम उठाती इसके साथ वाले मकान में दाखिल हो गई और ज़हीर खड़ा देर तक सोचता रहा कि इतना कम फासला होने के बावजूद वो क्यों उसकी मौजूदगी से गाफिल रहा। अपने घर में जाकर उसने पहला सवाल अपनी माँ से ये किया, अम्मी, हमारे पड़ोस में कौन रहता है? उसकी माँ के लिए यह सवाल बहुत ताज्जुब खेज था। क्यों? बस यूं ही पूछ रहा हूँ। उसकी माँ ने कहा, मुहाजिर हैं हमारी तरह। कौन है, क्या करते हैं? माँ ने जवाब दिया, बाप बेचारों का मर चुका है, माँ थी वो उम्र के हाथों मजदूर थी, अब 3 बहनें और एक भाई है। भाई सबसे बड़ा है, वही बाप समझो वही माँ। बहुत अच्छा लड़का है, उसने अपनी शादी भी इसलिए नहीं की कि इतना बोझ उसके कांधों पर है। ज़हीर को 3 बहनों के इस बोझ से कोई दिलचस्पी नहीं थी जो उसके इकलौते भाई के कांधों पर था। वो सिर्फ उस लड़की के बारे में जानना चाहता था जो हाथ में किताबें लिए साथ वाले घर में दाखिल हुई थी। ये तो जाहिर था कि वो इन 3 बहनों में से एक थी। खाने से फ्री होकर वो पंखे के नीचे लेट गया। उसकी आदत थी कि वो गर्मियों में खाने के बाद 1 घंटे तक जरूर सोया करता था, मगर उस रोज उसे नींद ही ना आई। वो उस लड़की के बारे में सोचता रहा जो उसके पड़ोस में रहती थी। कई दिन गुजर गए मगर उनकी मुठभेड़ ना हुई। कॉलेज से आकर उसने सैकड़ों मर्तबा छत पर घंटों धूप में खड़े रहकर उसका इंतजार किया, मगर वो ना आई। ज़हीर मायूस हो गया। वो बहुत जल्द मायूस हो जाने वाला आदमी था। उसने सोचा कि ये सब बेकार है, मगर इश्क कहता है कि ये बेकारी ही सबसे बड़ी चीज है। इश्क में सबसे पहले आशिक को उस चीज से वास्ता पड़ता है, जो घबराया वो गया। चुनांचे ज़हीर ने अपने दिल में ठान ली कि पहाड़ भी टूट पड़े तो वो घबराएगा नहीं, अपने इश्क में साबित कदम रखेगा, हिम्मत से काम लेगा। बहुत दिनों के बाद जब वो साइकिल पर कॉलेज से वापस आ रहा था, उसने अपने आगे एक टांगा देखा जिसमें एक बुर्कापोश लड़की बैठी थी। इसका अंदाजा बिल्कुल सही निकला क्योंकि ये वही लड़की थी। टांगा रुका, ज़हीर साइकिल पर से उतर पड़ा। लड़की के एक हाथ में किताबें थी, दूसरे हाथ से उसने टांगे वाले को किराया अदा किया और चल पड़ी। मगर टांगे वाला पुकारा, ए बीबी जी, ये क्या दिया है तुमने? उसके लहजे में बदतमीजी थी। लड़की रुकी, पलटकर उसने टांगे वाले को अपने बुर्के के नकाब में से देखा। क्यों, क्या बात है? टांगे वाला नीचे उतर आया और हथेली पर अठन्नी दिखाकर कहने लगा, ये 8 आने नहीं चलेंगे यहाँ। लड़की ने महीन लर्जा आवाज में कहा, मैं हमेशा 8 आने ही दिया करती हूँ। टांगे वाला बड़ा वाहियात किस्म का आदमी था। बोला, वो आपसे रियायत करते होंगे मगर मैं नहीं करता। ये सुनकर ज़हीर को तैश आ गया। साइकिल छोड़कर आगे बढ़ा, आओ देखा ना ताओ, एक मुक्का टांगे वाले की ठोड़ी के नीचे जमा दिया। वो अभी संभला भी नहीं था कि एक और उसकी दाहिनी कनपट्टी पर इस जोर का कि वो बिलबिला उठा। इसके बाद ज़हीर उस लड़की से, जो जाहिर है कि घबरा गई थी, मुखातिब हुआ, आप तशरीफ ले जाइए, मैं इस से निपट लूंगा। बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें, इस तरह बात करते हैं औरतों से।
लड़की ने कुछ कहना चाहा, शायद शुक्रिया के अल्फाज थे जो उसकी जबान की नोक पर आकर वापस चले गए। वो चली गई। 10 कदम ही तो थे, मगर जहीर को पूरे 20 मिनट इस टांगे वाले से निपटने में लगे। और उससे बात करने की तमीज नहीं है। वो बड़ा ही लीचड़ किस्म का टांगे वाला था। जहीर बहुत खुश था कि उसने अपनी महबूबा के सामने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया। उसने टांगे वाले को खूब पीटा था और इसने ये भी देखा था कि वो बुर्कापोश लड़की अपने घर से चुक लगा खिड़की के पास से उसको देख रही थी। ये देखकर जहीर ने 2 घूंसे और उस कोचवान की ठोड़ी के नीचे जमा दिए थे। इसके बाद जहीर सर से पैर तक इस बुर्कापोश की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। उसने अपनी वालिदा से ऐसे ही पूछा तो उसे मालूम हुआ कि उस लड़की का नाम यास्मीन है। 3 बहनें हैं, बाप इनका मर चुका है, माँ जिंदा है, मामूली सी जायदाद है जिसके किराए पर इन सबका गुजारा हो रहा है। जहीर को अब अपनी माशूका का नाम मालूम हो चुका था, चुनांचे उसने यास्मीन के नाम कई खत कॉलेज में बैठकर लिखे, मगर फाड़ डाले। लेकिन एक रोज उसने एक छोटा सा खत लिखा और पक्का इरादा किया कि वो उस तक जरूर पहुंचा देगा। बहुत दिनों के बाद जबकि जहीर साइकिल पर कॉलेज से वापस आ रहा था, उसने यास्मीन को टांगे में देखा। वो उतर कर जा रही थी। लपक कर वो आगे बढ़ा, जेब से खत निकाला और हिम्मत और जुर्रत से काम लेकर उसने कागज उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये आपके कुछ कागज टांगे में रह गए थे। यास्मीन ने वो कागज ले लिए, नकाब का कपड़ा सरसराया। शुक्रिया, ये कहकर वो चली गई। जहीर ने इत्मीनान की सांस ली, लेकिन उसका दिल धक धक कर रहा था, इसलिए कि उसे मालूम नहीं था कि उसके खत का क्या हश्र होने वाला है। वो अभी इस हश्र के बारे में सोच ही रहा था कि एक और टांगा उसकी साइकिल के पास रुका। इसमें से एक बुर्कापोश लड़की उतरी तो उसने टांगे वाले को किराया अदा किया। ये हाथ जिससे किराया अदा किया गया था वैसा ही था जैसा उस लड़की का था जिसको पहली मर्तबा जहीर ने देखा था। किराया अदा करने के बाद ये लड़की उस मकान में चली गई जहां यास्मीन गई थी। जहीर सोचता रह गया, लेकिन उसको मालूम था कि 3 बहनें हैं। हो सकता है ये लड़की यास्मीन की छोटी बहन हो। खत देकर जहीर ने यह समझा था कि आधा मैदान मार लिया है। पर जब दूसरे रोज उसे कॉलेज जाते वक्त एक छोटे से लड़के ने कागज का एक पुर्जा दिया तो उसे यकीन हो गया कि पूरा मैदान मार लिया गया है। लिखा था, आपका मोहब्बतनामा मिला। जिन जज्बात का इजहार आपने किया है उसके बारे में मैं आपसे क्या कहूं। मैं इससे आगे कुछ नहीं कह सकती। मुझे अपनी लौंडी समझिए। ये रुका पढ़कर जहीर की बातें खिल गई। कॉलेज में कोई पीरियड अटेंड न किया, बस सारा वक्त बाग में घूमता और इस खत को पढ़ता रहता। 2 दिन गुजर गए मगर यास्मीन की मुठभेड़ ना हुई। उसको बहुत कोफ्त हो रही थी, इसलिए कि उसने एक लंबा चौड़ा मोहब्बत भरा खत लिख दिया था और वो चाहता था कि जल्द से जल्द उस तक पहुंचा दे। तीसरी रोज आखिरकार वो जहीर को टांगे में नजर आई। जब वो किराया अदा कर रही थी, साइकिल एक तरफ गिराकर वो आगे बढ़ा और यास्मीन का हाथ पकड़ लिया। हुजूर, ये आपके चंद कागजात टांगे में रह गए थे। यास्मीन ने गुस्से से भरे हुए झटके के साथ अपना हाथ छुड़ाया और तेज लहजे में कहा, बदतमीज कहीं के, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये कहकर वो चली गई और जहीर के मोहब्बत भरे खत के कागज सड़क पर फड़फड़ाने लगे। वो सख्त हैरान था कि वो लड़की जिसने ये कहा था कि मुझे अपनी लौंडी समझिए, इतने रूखे से क्यों पेश आती है। लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद ये भी अंदाजे दिलरुबाना है। दिन गुजरते गए मगर जहीर के दिलो दिमाग में यास्मीन के ये अल्फाज हर वक्त गूंजते रहे, बदतमीज कहीं के, शर्म नहीं आती तुम्हें? बदतमीज कहीं के, शर्म नहीं आती तुम्हें? लेकिन इसके साथ ही उसे उस खत के अल्फाज याद आते थे जिसमें यह लिखा था, मुझे अपनी लौंडी समझिए, मुझे अपनी लौंडी समझिए। जहीर ने इस दौरान में कई खत लिखे और फाड़ डाले। वो चाहता था कि सही वक्त पर वो यास्मीन से कहे कि इसने बदतमीज कहकर उसकी और उसकी मोहब्बत की तौहीन की है, मगर उसे ऐसे अल्फाज ही नहीं मिलते थे। वो खत लिखता था मगर जब उसे पढ़ता तो उसे महसूस होता कि वो अच्छे नहीं लिखे गए। एक दिन जबकि वो बाहर सड़क पर अपनी साइकिल के अगले पहिए में हवा भर रहा था, एक लड़का आया और उसके हाथ में एक लिफाफा देखकर भाग गया। हवा भरने का पंप एक तरफ रखकर उसने लिफाफा खोला। एक छोटा सा खत था जिसमें ये चंद बातें लिखी हुई थी। आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए। मोहब्बत के इतने बड़े दावे करने की जरूरत ही क्या थी? खैर, आप भूल जाएं तो भूल जाएं, आपकी कनीज आपको कभी भूल नहीं सकती। जहीर चकरा गया। उसने ये खत बार बार पढ़ा। सामने देखा तो यास्मीन टांगे में सवार हो रही थी। साइकिल वहीं लेटाकर वो उसकी तरफ भागा
टांगा चलने ही वाला था कि इसने पास पहुंचकर यास्मीन से कहा, तुम्हारा खत मिला है। खुदा के लिए तुम अपने आप को कनीज और लौंडी ना कहा करो, मुझे बहुत दुख होता है। यास्मीन के बुरके की नकाब उछली। बड़े गुस्से से उसने जहीर से कहा, बदतमीज कहीं के, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं आज ही तुम्हारी माँ से कहूंगी कि तुम मुझे छेड़ते हो। टांगा चल ही रहा था, थोड़ी देर में निगाहों से उजल हो गया। जहीर खत हाथ में पकड़े सोचता रहा कि ये मामला क्या है, मगर फिर उसे ख्याल आया कि माशूकों का रवैया कुछ इस किस्म का होता है। वो सरे बाजार इस किस्म की बातों को पसंद नहीं करते। खत के जरिए ही सही कि ये एक खामोश तरीका है, सारी बातें तय हो जाया करती हैं। चुनांचे उसने दूसरे रोज एक छोटा खत लिखा और जब वो कॉलेज से वापस आ रहा था, टांगे में यास्मीन को देखा। वो उतर कर किराया अदा कर चुकी थी और घर की तरफ जा रही थी तो खत उसके हाथ में दे दिया। उसने कुछ नहीं कहा। एक नजर उसने अपने बुरके के नकाब में से जहीर की तरफ देखा और चली गई। जहीर ने महसूस किया था कि वो अपने नकाब के अंदर मुस्कुरा रही थी और ये बड़ी हौसला अफजाई की बात है। चुनांचे दूसरे रोज सुबह जब वो साइकिल निकालकर कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा था, उसने यास्मीन को देखा। शायद वो टांगे वाले का इंतजार कर रही थी। दाहिने हाथ में किताबें पकड़ी थी, बायां हाथ झूल रहा था। मैदान खाली था, यानी उस वक्त बाजार में कोई भीड़ नहीं थी। जहीर ने मौका गनीमत समझा, जुर्रत से काम लेकर उसके पास पहुंचा और इसका हाथ जो कि झूल रहा था पकड़ लिया और बड़े रोमांटिक अंदाज में उससे कहा, तुम भी बड़ी अजीब लड़की हो, खतों में मोहब्बत का इजहार करती हो और बात करे तो गालियां देती हो। जहीर ने बड़ी मुश्किल से ये अल्फाज खत्म किए होंगे कि यास्मीन ने अपनी सैंडल उतारकर इसके सर पर धड़ाधड़ मारना शुरू कर दी। जहीर बौखला गया। यास्मीन ने उसको बेशुमार गालियां दी, मगर वो बौखलाहट की वजह से सुनी न सका। इस ख्याल से कि कोई देख न ले, वो फौरन अपने घर की तरफ पलटा। साइकिल उठाई और करीब था कि अपनी किताबें वगैरह स्टैंड के साथ जमा कर कॉलेज का रुख करे कि टांगा आया। यास्मीन उसमें बैठी और चली गई। जहीर ने इत्मीनान की सांस ली। इतने में एक और बुर्कापोश लड़की सामने आई, उसी घर में से जिसमें से यास्मीन निकली थी। उसने जहीर की तरफ देखा और उसको हाथ से इशारा किया, मगर जहीर डरा हुआ था। जब लड़की ने देखा कि जहीर ने इसका इशारा नहीं समझा, तो वो उससे करीब होकर गुजरी और एक खत गिराकर चली गई। जहीर ने कागज का वो पुर्जा उठाया। इस पर लिखा था, तुम कब तक मुझे यूं ही बेवकूफ बनाते रहोगे? तुम्हारी माँ मेरी माँ से क्यों नहीं मिलती? आज लाजा सिनेमा पर मिलो, पहला शो 3 बजे। प्रवीण।